नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस। जनरल साइंस में अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में व पोषक तत्व के बारे में। इसमें अपन ने जाना था कि पोषण व पोषक तत्व किसे कहते हैं। पोषक तत्वों का अपन ने दो प्रकार से वर्गीकरण किया था। एक तो था माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनमें थे मिनरल्स व विटामिन्स। इनमें अपन ने जाना था मिनरल विटामिन हमें ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, लेकिन बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हमारे शरीर में कार्य करते हैं। और दूसरे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो थे हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते थे। उसी कड़ी में आज का अपना टॉपिक रहेगा मिनरल्स, खनिज। इसमें अपन जानेंगे कि खनिज किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है खनिज आखिर होते क्या है। तो खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले नेचुरल प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के भोज्य पदार्थ में शामिल होते हैं और हमारे शरीर में बहुत सी मेटाबॉलिक उपापचय प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में, जो हमारे भोजन का हिस्सा होते हैं। हिस्सा होते हैं वह बहुत सी उपापचय प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। उपापचय मतलब मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे हो गई भोजन के पाचन में, व हमारी ग्रोथ में, बालों के विकास में, स्किन के कलर में इत्यादि में मदद करते हैं। मदद करते हैं। इन मिनरल्स, खनिज को भी अपन इनकी आवश्यकता शरीर में ग्रहण करने के अनुसार दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो आता है अपने मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स नाम से भी पता चल रहा है बहुल खनिज। और दूसरा प्रकार आता है इसका माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स मतलब अल्प खनिज। नाम से भी पता चल रहा है कि मतलब ऐसे खनिज जिनकी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता हो, जो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। वो मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100 मिलीग्राम से अधिक। और जबकि माइक्रो मिनरल्स में ऐसे खनिज जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता, इनकी हमें बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी हमें 100 मिलीग्राम से भी कम आवश्यकता में हमारा काम चल जाता है, से कम। इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं। एक तो हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, सल्फर व मैग्नीशियम। इसी प्रकार माइक्रो मिनरल्स में अपना हो गया सबसे पहले उदाहरण जिंक, आयरन,
आयोडीन हो गया, फ्लोराइड, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, इत्यादि etc। ये सब हमारे कम मात्रा में आवश्यक होने वाले मिनरल्स है। इनका उपयोग हमारे शरीर में ये तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए और ये कम मात्रा में चाहिए। तो इनके एक एक के बारे में अपन हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मैक्रो मिनरल्स के साथ व बहुल मात्रक खनिज के साथ। इनके बारे में अपन सारणी के माध्यम से एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना बहुल मात्रक खनिज आता है सोडियम। सोडियम का चिन्ह होता है Na। वह इसके कार्य होते हैं शरीर में द्रव संतुलन, मतलब शरीर में पानी का लिक्विड का संतुलन बनाने में कार्य करता है। किस प्रकार से? जैसे द्रव संतुलन हो गया, यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से द्रव संतुलन का कार्य करता है और वह तंत्रिका संचरण में आवश्यक है। आपको पता है ब्रेन हमारे शरीर में पूरे शरीर को नियंत्रण का कार्य करता है। वह किस प्रकार से? इम्पल्स के माध्यम। इम्पल्स के माध्यम से तो सोडियम इम्पल्स भेजने का कार्य करता है। वह मांसपेशियों के संकुचन में, अपन मांसपेशियों को रिलैक्स व कॉन्ट्रैक्ट करने में भी बहुत मदद करता है। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो गया साधारण नमक, जो अपन नमक खाते हैं। दूसरा आता है इसका स्रोत सोया सॉस। सोया सॉस भी एक प्रकार का नमक होता है। जो हाई बीपी के पेशेंट रहते हैं वह इस सोया सॉस का, नमक की जगह सोया सॉस का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आता है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड प्रसंस्करण खाद्य, मतलब ऐसा खाद्य जो फैक्ट्रियों में बनता है। दूसरा आता है इसका स्रोत मिल्क। मिल्क में भी सोडियम उपस्थित होता है लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। फिर इसकी ब्रेड में भी सोडियम मिलता है, वह सब्जियों में। तो ये था सोडियम। उसके बाद दूसरा बहुल मात्रक खनिज आता है क्लोराइड। क्लोराइड का चिन्ह होता है Cl। Cl के माध्यम से इसको लिखते हैं। इसके भी वही कार्य आ गया, शरीर में द्रव संतुलन का कार्य करता है। वह इस HCl, हमारे शरीर में एक एसिड अम्ल का निर्माण होता है जो भोजन को में से हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करता है। उसके निर्माण में सहायक है, उसका नाम होता है HCl। अमाशय अम्ल गैस्ट्रिक एसिड के निर्माण में भी सहायक है, वह उसकी मात्रा पर प्रभाव डालता है। इसके भी स्रोत हो गए टेबल साल्ट व सोया सॉस। सोया सॉस जाने गए अपन एक प्रकार का नमक ही होता है जो ज़्यादा हाई बीपी के पेशेंट उपयोग में ले सकते हैं नमक के स्थान पर। प्रोसेस्ड फूड फैक्ट्रियों में बना हुआ खाना, ब्रेड व सब्जियां। वैसे ही तीसरा पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है? हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। अपन जानते हैं कि भाई ज़्यादा बीपी में हमें जो भी ज़्यादा बीपी का पेशेंट होता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, उसको नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए। उसी प्रकार अपन यूँ भी कह सकते हैं कि हाई बीपी का पेशेंट पोटेशियम की मात्रा को ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए इनको और ये क्या करेगा? उस सोडियम की मात्रा को हमारे शरीर में कम करता रहेगा। इस वजह से हाई बीपी के पेशेंट को पोटेशियम ज़्यादा लेना चाहिए। और इसका कार्य क्या हो गया? द्रव संतुलन में भी सहायक है। वह तंत्रिका संचरण, ब्रेन दिमाग से सिग्नल भेजने में आवश्यक है। मांसपेशियों के संकुचन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट व रिलैक्स होने में भी सहायक है। इसके स्रोत है मांस हो गया, मीट, दूध, मिल्क, ताज़े फल, सब्जियां, मोटे अनाज व दालें। वैसे ही चौथा मिनरल्स खनिज आता है अपने कैल्शियम।
कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित खनिज है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में लगभग 2% तक होती है और ये हड्डियों के मजबूती में बहुत आवश्यक है। इसके कार्य हो गए स्वस्थ हड्डियों व दांतों हेतु आवश्यक है। वह तंत्रिका तंत्र में सहायक है। तंत्रिका तंत्र दिमाग व स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में मजबूती प्रदान करने के लिए तंत्र आवश्यक है। रक्त दाब का नियंत्रण करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है कैल्शियम। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। कैल्शियम भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था विटामिन कौन सा था, वह विटामिन के। विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक, तो उसी के साथ में कैल्शियम भी इसकी मात्रा में आवश्यक है। वैसे ही ब्लड सेल, हमारे रक्त का कौन सी कोशिका रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, वो होती है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स के बारे में जानते भी होंगे। वह प्रोटीन भी आता है एक, जो भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, वह होता है फाइब्रिनोजिन। तो ये 4 बातें अपने सामने आते हैं रक्त का थक्का जमाने में। सबसे पहले तो मिनरल्स की बात आती है। मिनरल्स होता है विटामिन के, कोशिका होती है ब्लड सेल होता है प्लेटिलेट्स, वह प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी दूध से बनने वाले प्रोडक्ट है जैसे दूध, दही, छाछ इत्यादि। मछली हो गई, मछली से भी ये मिलता है। एक आता है फोर्टिफाइड टोफा। फोर्टिफाइड टोफा का मतलब होता है सोयाबीन से निर्मित पनीर, और फोर्टिफाइड मतलब उसमें और अधिक मात्रा में मिनरल्स मिला दी गए हो। आपने सुना भी होगा कभी फोर्टिफाइड अनाज होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें और अधिक मात्रा में मिनरल्स मिला दिए गए अनाज में। वैसे ही फोर्टिफाइड टोफा हरी सब्जियों से भी मिलता है कैल्शियम, व दालों से इत्यादि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे अपन ने पोटेशियम की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो इसकी स्पेलिंग होती है POTASSIUM, और इसको कैसे डिनोट कर सकते हो? अगला मैक्रो मिनरल्स आता है अपने पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कार्य क्या है? हड्डियों व दांतों के स्वास्थ्य हेतु। हड्डियों व दांतों के मतलब एक तो हड्डी में कैल्शियम आता है और दूसरा आता है फॉस्फोरस, वह दांतों के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है। अम्ल क्षार नियंत्रण में आवश्यक है। हमारे शरीर में एसिड व बेस का नियंत्रण करने में भी फॉस्फोरस आवश्यक है। वह आप जानते हो हमारे शरीर की pH कितनी होती है? हमारे शरीर की pH होती है, बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। हमारे शरीर की pH होती है 7.2 से लेकर 7.3 तक मानव शरीर की, तो ये बात भी याद रखना। वह इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? सोर्सेज मांस हो गया, मछली हो गई, अंडा, प्रोसेस्ड फूड जो फैक्ट्रियों में बनता है। अगला मैक्रो मिनरल्स आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। वह तंत्रिका संचरण में ब्रेन के द्वारा सिग्नल भेजने में मैग्नीशियम भी आवश्यक है। वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का तात्पर्य हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। वह इसके स्रोत क्या हो गए? सीड्स हो गए, बीज जितने भी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, मेथी, पालक इत्यादि। सी फूड मतलब समुद्री भोजन, जैसे समुद्र में मिलने वाले मछलियाँ इत्यादि। वह चॉकलेट, वह कठोर जल में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला आता है अपने पास मैक्रो मिनरल सल्फर। सल्फर का उपयोग होता है DNA निर्माण में आवश्यक है। वह इसकी मरम्मत, DNA में कुछ खराबी आ जाए तो उसकी मरम्मत हेतु आवश्यक है। वह DNA
रिप्लिकेशन में भी आवश्यक है। डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए की हूबहू कॉपी बनाने में। रिप्लिकेशन का मतलब भी जेरोक्स कॉपी बनाना होता है, हूबहू कॉपी बनाने में। अगर मान लो हमारे शरीर में कोई कोशिकाओं में नुकसान आ जाए तो उसकी सुरक्षा करने में भी सल्फर उपयोग में आता है। इसके स्रोत हो गए मांस, अंडे, मछली, मुर्गी, दूध व दालें। आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगले मिनरल्स आते हैं अपने पास माइक्रो मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनमें सर्वप्रथम आता है अपने पास आयरन। आयरन मतलब लोहा। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन का हिस्सा होते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में पाया जाता है, जो रक्त में लाल रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। वह ऊर्जा उपापचय के लिए आवश्यक है, ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अगर मान लो हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? हमें आयरन की गोली देते हैं, जो हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण में सहायक है। वह इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? इसके स्रोत होते हैं मांस हो गया, एग योक। एग योक मतलब जो अंडे के अंदर पीला पीला भाग पाया जाता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। फलियाँ हो गई, सूखे मेवे, गहरे रंग की सब्जियां। गहरे रंग मतलब जिनका गहरा कलर हो, टमाटर हो गया इत्यादि। उसके बाद अपने पास माइक्रो मिनरल्स आता है फ्लोराइड। फ्लोराइड का कार्य क्या क्या हो गए? हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है। वह दांत क्षय को रोकने में मदद करता है। दांतों में कुछ खराबी आ जाती है तो उसको नुकसान से बचाने में मदद करता है। अगर फ्लोराइड का अपन ज़्यादा मात्रा में लेने लग जाए तो इसके नुकसान भी होती है, दांतों में पीलापन ला देता है। वह इसके स्रोत क्या हो गए? फ्लोराइड युक्त पानी आता है ज़मीन में से, मछली में मिलता है, वह चाय में। इसके बाद माइक्रो मिनरल से आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में, उसके द्वारा हार्मोन सिक्रेट होता है, उसका हिस्सा होता है, जो हमारे शरीर में वृद्धि व विकास में आवश्यक है। उपापचय क्रियाओं में मदद करता है। अपन जानते भी हैं कि मार्केट में आयोडीन युक्त नमक आता है, वो किस वजह से आता है? थायराइड ग्लैंड का नियंत्रण करने के लिए। वह इसके स्रोत क्या क्या हो गए? समुद्री भोजन हो गया, आयोडीन युक्त नमक, ब्रेड में मिलता है ये हमें आयोडीन, डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है। उसके बाद अगला आता है माइक्रो मिनरल्स कॉपर। कॉपर लोहे के उपापचय के लिए आवश्यक है। लोहा मतलब आयरन के उपापचय के लिए आवश्यक है। और कॉपर किससे मिलता है हमें? फलीदार सब्जियां हो गई, बीज हो गए, साबुत अनाज हो गए, व मांस हो गया। उसके बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज का मुख्य कार्य वसा व फैट व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। कैल्शियम के अवशोषण में भी आवश्यक होता है। वह रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर के विनिमय में आवश्यक है, ब्लड शुगर को मेंटेन करने में आवश्यक है। यह हमें किससे मिलता है? पादप पदार्थों से। जितने भी पादप प्लांट से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं उन सब से मिलता है। आप सब इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला माइक्रो मिनरल्स आता है हमारे पास जिंक। जिंक का कार्य क्या क्या है? प्रोटीन व आनुवांशिकी सामग्री का निर्माण करने में। प्रोटीन व आनुवांशिकी सामग्री। आनुवांशिकी सामग्री मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को भेजने के लिए आवश्यक है। वह शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करने में आवश्यक है जिंक। वह सामान्य भ्रूण के विकास में आवश्यक है। सामान्य भ्रूण मतलब जो भ्रूण गर्भवती महिला के अंदर होता है उसके विकास में भी जिंक आवश्यक है। वह इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? इसके स्रोत मांस हो गया, मछली, साबुत अनाज व सब्जियां। अगला माइक्रो मिनरल्स आता है हमारे पास सेलेनियम। सेलेनियम एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है
जैसे मान लो हमारे शरीर में कोई फ्री ऑक्सीजन हो तो ये सेलेनियम क्या करता है, उसके साथ क्रिया कर लेता है। अगर मान लो सेलेनियम उसके साथ क्रिया नहीं करे तो फ्री ऑक्सीजन हमारे शरीर के और अन्य कोशिकाओं के साथ व अन्य भागों के साथ क्रियाएं करने लग जाती जो हमारे लिए हानिकारक है। तो सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और यह हमें मांस से, समुद्री भोजन से, सी फूड समुद्र से मिलने वाले भोजन से मिलता है, अनाज से मिलता है, वह इत्यादि से मिलता है। इसके बाद अगला माइक्रो मिनरल्स आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट अपन ने विटामिन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि यह विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है, वो था कोबाल्ट, जो उसका हिस्सा होता है। वह यह रक्त के निर्माण में आवश्यक है। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, मछली में, मेवों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे हो गया पालक इत्यादि में यह पाया जाता है। उसके बाद आ गया मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम भी वही प्रोटीन व आनुवांशिकी सामग्री जैसे DNA निर्माण में आवश्यक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को भेजने में सहायक है। इसके स्रोत क्या क्या हो गए, फलीदार सब्जियां, रोटी, अनाज, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। उसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम क्या करता है, रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। और यह कार्य किसके साथ, इंसुलिन के साथ करता है। इंसुलिन जानते हो, इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। और यह किसकी मदद से होता है, इंसुलिन की मदद से। और तो इंसुलिन के साथ और कौन इसके साथ मिलकर कार्य करता है, वह करता है क्रोमियम, जो रक्त ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का कार्य करता है। और यह हमें साबुत अनाज से मिलता है, लीवर से मिलता है, यकृत से मिलता है। ये थे अब दोस्तों अपने पास मिनरल्स, यहीं पर समाप्त होते हैं। तो इनको एक दो बार पढ़ोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो व जानकारी लेने के लिए जुड़े रहिए विद्या दर्शन पाठशाला से। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।